एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहाँ से कल हमने स्टॉप किया था। इकोनॉमिक वॉच हम लोग पढ़ रहे थे और कल हमने 5 हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री के वो क्वेश्चंस नहीं याद हैं आपको तो आप एनसीईआरटी की बुक खोलें और उसे रिवाइज करना स्टार्ट करें। ठीक है, या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि की जो 7th इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, पीएम किसान क्या था, ये कब लॉन्च किया गया था? ये फरवरी 2019 को लॉन्च किया था, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि जो सेंटर पूरा का पूरा सेंटर ही देता है, यानी 100% उसकी भागीदारी उसमें सेंटर की होती है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही देते हैं। सेंटर का कुछ भाग होता है, स्टेट का कुछ भाग होता है। तो ये जो पीएम किसान सम्मान है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था कि एक साल में किसानों को 6,000 रुपीज़ दिया जाएगा, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। 4 मंथली, दैट इज़ 2,000, 2,000 करके उसे 3 बार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी 7वीं इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज़ की गई है। ठीक है, क्योंकि ये 2019 में लॉन्च हुआ था, दिस इज़ 2021। और जो करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स है। ओके, तो प्रीलिम्स फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसका प्रीलिम फैक्ट। कि सिमिलर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? भावांतर भुगतान योजना। अब भावांतर भुगतान योजना ये किसकी योजना है? ये एमपी गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से फार्मर्स के लिए होती है। ये मार्जिनल फार्मर्स के लिए होती है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जिनके पास जो कल्टिवेबल लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है। 2 हेक्टेयर से कम अगर आपके पास लैंड है तो आपको एक साल में 6,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 रुपये करके। फिर उसके बाद राइतु बंधु योजना। राइतु बंधु योजना ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कहाँ की योजना है? ये तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना है। इसमें क्या करते हैं, इसमें 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, एक साल में 10,000 रुपये दिए जाते हैं। और जो भावांतर भुगतान योजना है ये 2017 की लॉन्च है, और जो राइतु बंधु योजना है ये 2018 की लॉन्च है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कालिया, नेक्स्ट योजना कालिया, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की योजना है। इसका पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवली एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये भी 2018 में लॉन्च की गई थी, और इसमें भी 10,000 रुपये हर पर फैमिली दिया जाता है एक किसान को, जो कि 5,000 रुपये खारिफ के सीज़न में और 5,000 रुपये राबी के सीज़न में दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। इस स्कीम से कौन कौन एक्सक्लूड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस स्कीम में कौन कौन नहीं आता है? तो जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, यानी बड़े लैंड होल्डर्स हैं, वो नहीं आते हैं इसमें। प्रेजेंट और रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ, जो इसके एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या पीएसयूज़ के, वो नहीं आते हैं। बेनिफिशरीज विद हायर इकोनॉमिक स्टेटस, जो ज़्यादा है, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको नहीं आएंगे। जो इनकम टैक्स देते हैं वो नहीं आएंगे इसमें। फार्मर्स फैमिली होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिनके फैमिली मेम्बर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी उनको नहीं मिलेगा, अगर उनकी फैमिली में कोई ऐसा है तो। प्रोफेशनल्स को नहीं मिलेगा, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या लॉयर्स को। ठीक है, रिटायर्ड पेंशनर्स को नहीं मिलेगा जिनकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस इसकी क्या क्या है? प्रोवाइड स्टिमुलस, ये स्टिमुलस प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि थोड़ी हेल्प करता है फार्मर्स की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी। ये इस मनी से फार्मर क्या कर सकता है, जो भी उसकी नीड है उससे ख़रीद सकता है। ठीक है, बट ये सफिशेंट नहीं है, हम सभी जानते हैं। फार्मर्स वेलबींग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है बट नॉट सफिशेंट। ओके, तो ये सब इसके क्रिटिसिज्म है। लक्षद्वीप डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सा ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी है, या कौन सा ऐसा कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट या स्लैश यूनियन टेरिटरी कौन सा ऐसा है जो अभी रिसेंटली 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है। तो जब आपने अपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में कि सिक्किम को सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था कि इसने अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की है। ठीक है, ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने लगा है, तो दैट वाज सिक्किम। अब बात आ रही है आपकी लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप को 8 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर कर दिया गया है कि 100%
ऑर्गेनिक बन चुका है। और ये क्या है, इसका जो एरिया है अंडर द पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया। अब अर्लियर 2016 में क्या था, देखिए सिक्किम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड यूनियन टेरिटरी, मतलब फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है बट सेकंड, सिक्किम के बाद सेकंड नंबर पे कौन है, तो दैट इज़ लक्षद्वीप। ठीक है, इसका कौन कितना एरिया है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको क्या कहते हैं, सेंटर परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, बेटर स्टेटस एंड प्राइस। यूनियन टेरिटरी को अब जो है बेनिफिट मिल जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जैसे कि कोकोनट मिल्क है, डेसिकेटेड कोकोनट है। ठीक है, तो इसका इनको फ़ायदा मिल सकेगा। अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए, द 100% ऑर्गेनिक स्टेटस ऑफ लक्षद्वीप वुमेन के लिए, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, SHG होता है, इसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये ओपन करेगा। उसके बाद है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करता है कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जो कि नेचुरल वे में होना चाहिए। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है बायोलॉजिकल मटेरियल्स, अवॉइडिंग सिंथेटिक सब्सटेंसेस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी बरकरार है। ये नहीं कि आपने एक क्रॉप बो दी, उसके बाद वो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो गई, आपने वो ज़मीन छोड़ दी, आप दूसरी ज़मीन पे गए, फिर उसको किया, फिर वो ख़राब हो गई। तो ये क्या है, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, तो या झूम कल्टिवेशन है। तो ये हमको प्रैक्टिस नहीं करना है, हमको ऐसी बरकरार रखना है कि लैंड को हम लोग एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, ताकि सॉइल फर्टिलिटी उसमें बरकरार रहे और इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोग मेंटेन करें, मिनिमम से मिनिमम पॉल्यूशन और वेस्टेज कर सकें। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम आपसे पूछी जा सकती है, ये क्या है, ये प्रोसेस है सर्टिफाई करने का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, जो कि इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन जो लिया गया है वो स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको मैच करता है। ये सर्टिफिकेशन क्या है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेड लोगो, मतलब कि वहाँ के जो भी क्रॉप्स उनको ये डॉक्यूमेंटेड लोगो मिला है या तो फिर एक स्टेटमेंट मिल गया है। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जो कि बॉन्ड बेस्ड ग्लोबल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के लिए, उन्होंने बताया है कि PGS क्या है, PGS यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये लोकली फोकस्ड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है, क्योंकि किसी लैंड से रिलेटेड, इसलिए इसको लोकली कहा जा रहा है, जो कि सर्टिफाइड करता है प्रोड्यूसर को बेस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड आर बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, सोशल नेटवर्क एंड नॉलेज ऑफ एक्सचेंज। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, बट आपको सीधे समझना है तो ये लोकल क्वालिटी की गारंटी देता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि प्रोसीजर आपका सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स बेसिक हैं, फार्मर्स समझ सकते हैं, ये उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है। तो ये तो बात आ गई आपकी PGS सिस्टम की। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में। इससे पहले मैं सोचती हूँ कि हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, या एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ के, सो दैट वो भी हमारा होता रहे। तो अब हम लोग यहाँ पे 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमें मैच द कॉलम करना है। ठीक है, तो मैच द कॉलम में आपको बताना है कि वेलन वेगई क्या होता है, ब्रह्मदेया क्या होता है, शाल भोग और पलिछंदम। ठीक है, तो एक बार आप वर्ड्स से पता लगाने की कोशिश करिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेलन वेगई देखते हैं। वेलन वेगई क्या है, वेलन वेगई मतलब जो लैंड नॉन ब्राह्मण फार्मर्स को दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलन वेगई। ब्रह्मदेया नाम से ही पता चल रहा है कि जो लैंड ब्राह्मण्स को दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मदेया। ठीक है, ठीक है, अब सी वाला क्या है, शाल भोग। शाल भोग यानी कि जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है लैंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाल भोग। और जो ज्ञान इंस्टीट्यूशन को लैंड दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पल्ली छंदम। उसके अलावा जो टेम्पल्स को लैंड दिया जाता था उसको हम लोग कहते थे उसको हम लोग बोलते थे देवदान। ठीक है, जो टेम्पल्स के लिए दिया जाता था। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या है ये, जो वेलन वेगई है, वेलन वेगई है उस वो क्या होता है, नॉन ब्राह्मण फार्मर्स को बोलते थे। ब्रह्मदेया यानी कि जो ब्राह्मण को लैंड दिया जाता है, शाल भोग यानी कि स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जो दिया जाता है, और पल्ली छंदम, पल्ली छंदन यानी कि जो ज्ञान इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्ली छंदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब इन स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द मुगल फॉलोड द मुगल एंड टिमुरिड कस्टम ऑफ को पैर्सेनरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। यानी कि अगर कोई राजा है, उसके ढेर सारे बेटे हैं, तो उनके सभी बेटों को इनहेरिटेंस मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो भी उसकी जैसे मान लीजिए उसके पास देवनागरी है, औरंगाबाद है और दिल्ली है, बहुत सारी है, तो सारे सन्स को अलग अलग मिलेगा। तो क्या ये फॉलो करते थे? हाँ, ये फॉलो करते थे। तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। हमको इनकरेक्ट पता लगाना है। नेक्स्ट क्या है? जो टर्म मनसबदार है, ये रेफ़र करता है एक मनसब थे, उसका मतलब होता है कोई पोजीशन लेना। क्या ये ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो मनसबदार होते थे वो क्या होता था, उनको रैंक्स मिलती थी। फर्स्ट रैंक मिली, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जो भी, और रैंक के हिसाब से उनको घोड़े मिलते थे। जैसे कि 25 घोड़े दे दिए गए और इतने आदमी दे दिए गए, 100-200 आदमी दे दिए गए। फिर उसके बाद सेकंड रैंक है तो उनको 20 घोड़े मिल गए और उनको 100 आदमी मिल गए। देखिए थर्ड क्या है कि जो मनसबदार हैं, इनके पास पावर होती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की जागीर से। ठीक है, जो भी उनके पास जागीर जो कि लैंड होता था, लेकिन ये उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते थे। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था वो तो राजा का होता था। एडमिनिस्ट्रेशन का काम मनसबदार का नहीं होता था। मनसबदार का काम सिर्फ इतना होता था कि वो जागीर से पैसे कलेक्ट करें। अब थर्ड क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स थ्रू विच मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर फिक्स। तो क्या ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था? नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम को हम लोग यूज़ नहीं करते थे, यानी मुगल्स यूज़ नहीं करते थे। ये फोर्थ वाला ऑप्शन आप देखिए, इसमें लिखा है कि मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ग्रेडिंग सिस्टम से फिक्स होती थी। तो इसके अलावा जो सैलरीज होती थी और जो रैंक होती थी वो भी इसी के साथ फिक्स की जाती थी। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया, बाकी सारे हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इसी के साथ रिवीजन करते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लगाते रहेंगे और साथ में पढ़ते भी रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।